हेलो, हाँ। वो एक लड़का छोड़ गया, अपन दोनों किसी को फोन लगा रहे थे। उसके पास फोन था। शरीर क्रियात्मक अनुकूलन ना। शरीर क्रियात्मक अनुकूलन जंतु के स्वभाव और उनके आवास पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जंतु के स्वभाव और उसके आवास पर निर्भर करता है। जैसे माइक्रो एनिमल्स होता है, माइक्रो एनिमल्स प्रोटोजोआ वाले होते हैं, तो 20 से 40 सेंटीग्रेड पर अच्छा सर्वाइव कर लेते हैं। हम लोग भी 20 से 40 वाले हैं, प्रोटोजोआ वाले हैं। हमको भी अगर 20 से 35 मिल जाए टेम्परेचर तो बहुत अच्छा है। 35 क्या 30-32 एवरेज। उससे ज़्यादा हो जाएगा, धूप भी लगने लगे, उससे नीचे आ जाएंगे तो ठंडी भी लगने लगे ना। तो हमारा लोगों का भी मैक्सिमम टेम्परेचर वही है कि हम लोग मैक्सिमम 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहे या 35 भी रहे हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग। इधर हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 हो जाएगा तो हमको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन 30-32 पर हम लोग कुछ अच्छा महसूस करते हैं। और 25 से नीचे आ जाएगा तो और बढ़िया महसूस करेंगे, आराम से खाना 4 बार खाएंगे। जो बढ़िया। हाँ, किसमें? हाँ, फरवरी में नवंबर में, मतलब 22-25 तक एवरेज रहता है ना टेम्परेचर उस समय। अनुकूल मौसम अभी जो आने वाला है बस 15 दिन बाद। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक अनुकूल मौसम, उसके बाद तो ठंडी भी बढ़ जाएगी तो समस्या होगी। तो वही है शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन। हेलो, हाँ, इसका घर रोड पे ही है, सब मलकुआ जाएंगे तो बताइए। अरे यार उधर जहाँ पे हम पहले भी उधर गए थे, याद है कि? हाँ हाँ, ये पूरा क्रॉस करके इधर गए और आगे। जी जी, हाँ, चल नहीं रहा। शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन जंतुओं के स्वभाव पर निर्भर करता है, ठीक है। और जीव अपने को वातावरण
अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे अच्छा, हम लोग प्रोटोजोआ के कई जंतु का नाम बता पाएंगे? कुछ बता पाएंगे? प्रोटोजोआ संघ के जीव। हाँ, हाइड्रन, हाँ यूरिया, ठीक है। एस्केरिस नहीं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ संघ के जीव 20 से 40 सेंटीग्रेड तापमान पर जीवित रहते हैं। बढ़िया। तो प्रोटोजोआ संघ के जीवों में जैसे एक सबसे फेवरेट है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा ना, प्लाज्मोडियम और एंटमीबा ना। हाँ, जियार्डिया, मोनोसिस्टिस। आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको दो को ज़्यादा जानने की जरूरत है, एक एंटमीबा और प्लाज्मोडियम को ज़्यादा जानने की जरूरत, और दूसरा एक यूग्लिना। प्लाज्मोडियम क्या है बता सकते हैं? प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोआ। क्या है? ये प्रोटोजोआ है। और प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया। ठीक। जियार्डिया से क्या होता है? डिसेंट्री। डिसेंट्री मैंने समझते हैं ना, पेचिस ना, नॉर्मल पेचिस 10। एंटमीबा से ये भी पेचिस। ठीक। एंटमीबा जिंजीवेलिस से पायरिया, जानते हैं पायरिया, दांतों का बीमारी। ये एंटमीबा की जाति जिंजीवेलिस है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है? पेचिस होता है। हाँ हाँ, अच्छे से दांत की सफाई ना होना, ब्रश पता चलेगा पायरिया हुआ, जल्दी में भुला गया उनका ब्रश मुंह में डाल दिया। कभी कभार ऐसे भी कर लेते हैं लोग ना। अरे फूल चुप, जैसे एक ही कलर का ब्रश को भाई देवे नहीं ध्यान में आया, या उन्होंने गिलास में पानी पिया है, आपने अच्छा स्टरलाइज नहीं किया, आप भी पी लिए उनका पानी उसी गिलास में। अक्सर शराबी लोग ऐसा करते हैं कि एक ही गिलास में शराब और पी लेते हैं। 100 रुपये शराब तो खरीद लेंगे, लेकिन 1-2 रुपये गिलास नहीं खरीदते हैं, सोचे का पैसा कर। हाँ, खाना खाने के बाद गर्म पानी फिटकरी से उसका मुंह को साफ करो, पहले तो क्लीन कर लेना है भोजन को। मतलब अपने मुंह में कोई भी खाने का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब टुकड़ा लगता है कि हमारे मुंह में खाने का टुकड़ा नहीं, हम तो मुंह तो धुल के आ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रहता है उसका अंश जो हमारे मसूड़ों और दांतों पर चिपका रहता है, तो बैक्टीरिया उसे खाने के लिए आता है।
तो इसलिए क्या करना है कि हमें साफ सफाई का विशेष केयर करना है, जिससे बैक्टीरिया मतलब प्रोटोजोआ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिटेड ना होने पाए, केयर करना है। हाँ वो जेनेटिक है, बट ये पायरिया का जेनेटिक नहीं है। दांत का एक जीन्स होता है, औरतों में अक्सर दांत की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है उनका जीन्स में ये प्रॉब्लम है। हाँ दांत का पेशेंट ज़्यादा औरत ही दिखती है, क्यों ऐसा है ना? तो वो जीन का भी असर है। जैसे गठिया की बीमारी मैक्सिमम औरतों में पाई जाती है, क्योंकि उनका बैठ के ही काम ज़्यादा करना होता है पुराने ज़माने के लोगों का। अब तो कुछ किचन उचन भी स्टैंड हो गया, खड़े होकर खाना बनाते हैं आज के लोग ना। पहले वाले खड़े होकर थोड़ी खाना बनाते थे, आराम से बैठ के चौकी लेके बैठ के बनाते रहते थे। क्या गठिया? हाँ तो कुकर में दाल खा रहे हैं तो होगा ना। हाँ कुकर की जो दाल है उसका जो आपका नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होता है वो निकल नहीं पाता, उसी में मिक्स हो जाता है, दाल उसमें पकती नहीं, गल जाती है। इसीलिए वो प्रेशर की वजह से वो गलता है। तो क्या करता है वो पूरा नाइट्रोजन वाला, जो पहले दाल बनाते थे कि जब छोटा बटुई वाला से जमाना था, दाल का पेन निकालते रहते थे दादी वादी लोग। जो अभी क्या है कबाड़ भी है तब भी बन के तैयार हो जाता है सब। हाँ मार्केट में शुद्ध क्या, सब हाइब्रिड है। हाइब्रिड है तो आप भी हाइब्रिड ही पाएंगे, जब वो पुराना वाला बीज ही नहीं बचा है। नहीं अच्छा क्यों आएगा भाई, जब उसमें रिसर्च करके बनाया गया है, जंगली चीज़ों को उसमें सबमिट कर दिया गया है, तो अच्छा कैसे आएगा? दाल हो, टमाटर हो, आलू हो, सबका वही हाल है। पुराने ज़माना का ना तो टमाटर है, ना आलू है आपका, ना बैगन है, सबका पेट भर जाए, इसलिए वैज्ञानिकों ने ऐसा खाना तैयार कर लिया है कि कोई भूखा ना रहे खाने के लिए। उसके बाद भी 30 करोड़ लोग भूखे शाम को सो जाते हैं इंडिया में ही स्पेशली। समझिए कितना बड़ा नंबर्स है कि 30 करोड़ लोग खाने भी नहीं सो जाते होंगे। पहले हम भी सुनते थे यार, तो लगता था कि झूठी बोल रहे हैं क्या, लेकिन हमको जानकारी में ऐसा हुआ कि 3-4 लोग ऐसे थे हमारे गाँव के कि वो शाम को कभी खाने नहीं खाते थे। किस लिए कि है ही नहीं। हाँ पैसा नहीं है तभी तो नहीं है, मतलब उनको खाने का अरेंजमेंट नहीं है। एक बार पा गए दिन में किसी तरीके से, बस उसी से काम चला लेते हैं। लोग नुकसान भी तो बहुत करते हैं भाई, जिसको है वो नुकसान करेगा ना, जिसके पास नहीं है वो का नुकसान करेगा। वो तो खुद ही सोच रहा है कहीं पा जाए तो खा ले जो है। जिसके पास है वो नुकसान करता है। खाना 2 रोटी है तो ले लेगा 10 रोटी, बाद में ले जाएगा कुत्ता बिल्ली का खिला देगा, फेंकाएगा जो। शहर में तो ज़्यादातर लोग फेंकते हैं खाना, गांव वालों तो गाय भैंस से चलिए निपटा लेते हैं। शहर जो हैं एडवांस लोग ज़्यादातर फेंक ही देते हैं अपने खाने को, खाए नहीं फेंक दिए जो। ये 2-3 इंपॉर्टेंट एनिमल्स प्रोटोजोआ संघ के प्लाज्मोडियम, जियार्डिया और हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिससे मानव शरीर को बड़ा नुकसान है। अभी तो मलेरिया का पेशेंट जो है अपराध होगा, अब तो आने वाला है मलेरिया ना, डेंगू के बाद मलेरिया वाले आएंगे। अभी टाइफाइड चल रहा है, बरसात में पानी गंदा हो जाता है तो टाइफाइड होता है, फिर अब डेंगू मलेरिया आएगा, चिकनगुनिया आएगा इसी नवंबर तक, लेटेस्ट 15 नवंबर तक। तो जो भी केयरलेस होकर सोएगा, पंखा चला के नहीं सोएगा या मच्छरदानी नहीं लगाएगा, कुछ भी होगा, मच्छर अपराध हैं, दिन में टहलेगा इधर उधर, धान उनके खेत में जाएगा तो उसको ये मच्छर डेंगू वाला काटेगा। रात में ये काटेगा, दिन में वो काटेगा। नहीं, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, मलेरिया का रात में काटता है। हाँ जैसे यहाँ भी मच्छर आते होंगे लग रहा है ना, तो वो हो सकता है उसमें डेंगू का मच्छर हो जाए। अब डेंगू वायरस है कि नहीं उसकी बॉडी में, ये अलग बात है। अगर इस एरिया में नहीं होगा कोई डेंगू का पेशेंट तो नहीं होगा, या हो सकता है उड़ते उड़ते ऐसा पेशेंट का काट के आया हो, आपको भी काट ले तो आपको भी फैल जाएगा। तो ये बचने का ज़रूरत है मच्छरों से। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हमारे प्रोटोजोआ आप समझो कि हमारी बॉडी में भी अच्छा रहेगा वो, ये जिंजीवेलिस भी बढ़िया काम करेगा, क्योंकि हमारा बॉडी 37 है, 40 में बढ़िया अवेलेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मरेगा नहीं 40 में, क्योंकि 37 तो हमारे पास है ही। हमारी बॉडी में कहाँ मरने वाला है? ये प्लाज्मोडियम जो हमारे ब्लड में रहता है, ब्लड में है, वो भी अच्छा सर्वाइव कर रहा है हमारी बॉडी।
हाँ, मलेरिया पैरासाइट कहाँ पाया जाएगा ब्लड में, इसीलिए ब्लड टेस्ट कराते हैं जब बुखार होता है ना, तो वो तो हमारे ब्लड में ही है ना, मच्छर हमारा ब्लड ही चूसता है ना, मादा मच्छर हमारे ब्लड को तो ही चूसती है, आती है, वो तो आती है अपना खाना लेने के चक्कर में हमारे बॉडी में मलेरिया का पैरासाइट डाल देती है। सर जैसे जो ब्लड होता है उसमें जो आरबीसी होता है वो सबसे ज्यादा होता है, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी ये कम तो मतलब सर प्लेटलेट्स कैसे लाते हैं समझा। हाँ, नहीं वो नंबर है, क्यूबिक सेंटीमीटर का उसका नंबर होता है सीसी पर, क्योंकि जैसे 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक होना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन से। अब आरबीसी का नंबर तो और ज़्यादा है, समझ रहे नहीं, बट फर्क ये क्या है कि ये जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का काम क्या है, हमारी बॉडी प्लेटलेट्स क्यों होना चाहिए? सर ये मतलब इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी तो देगा, लेकिन उसके साथ साथ और क्या काम है कि अगर इम्यूनिटी, हाँ हड्डियों में देखो प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या है, जो हमारा ब्लड ये चल रहा है जाने का एक तो इसको क्या देगा, रास्ता प्रदान कर, सड़क, समझिए ना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के प्लेटलेट्स रहेगा, प्लेट माने समझते हैं ना, तो प्लेट रहेगा तो आगे बढ़ेगी, मैंने रास्ता मिलता रहता है उसको आने जाने का। और पता चला आरबीसी बढ़िया है हमारे पास, हीमोग्लोबिन सब बढ़िया है, रास्ता ही नहीं है। जैसे आप एक 50 लाख की कार खरीद लो, घर जाने का के सड़कें नहीं तो पैदल ही आओगे, हो सकता है कुछ, कैसे आओगे जब आपके घर पक्की सड़क नहीं होगी, खड़ंजा नहीं होगा, इंटरलॉकिंग नहीं होगी, तो आपकी 50 लाख वाली कार तो दूर खड़ी होगी 200 मीटर, पैदल आएंगे। वहाँ तो हम पैदल आ जाएंगे, लेकिन आरबीसी कैसे पैदल जाएगा, डब्ल्यूबीसी कैसे पैदल जाएगा, हमारा भोजन ग्लूकोज दवाई कैसे जाएगा, जब है ही नहीं ले जाने के लिए। मान लो जो हम तो पैदल आ जाएंगे, लेकिन हमारी ट्रक ले आए, चीज़ में चीनी लदा हो तो हमारे गांव में चीनी आएगी, क्या करेंगे, तो बिना चीनी के काम चलाएंगे, बिना दाल के बिना नमक के काम चलेगा। वही हाल इसका है। दूसरा ब्लड क्लॉट में इंपॉर्टेंस रोल निभाता है, ब्लड का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को हमारे थक्का ना बनने देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है तो ब्लड का थक्का भी नहीं बनने देता है। एक प्रोटीन, हाँ, जैसे हमारी बॉडी में थक्का बनने के लिए प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन चाहिए, कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन, और थक्का ना बनने के लिए कौन सा चाहिए, हिपैरिन। तो थक्का कब नहीं बनना चाहिए, ये जो ब्लड हमारा क्लॉट, ब्लड कहीं चोट लगे हमारे शरीर में, थक्का बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन चाहिए, प्लस के आयन चाहिए, पोटेशियम आयन से ना। और हमारी बॉडी में ब्लड का थक्का ना बने ये भी जरूरत, थक्का बन जाएगा हार्ट अटैक आ जाएगा, तो इसके लिए क्या चाहिए, हिपैरिन प्रोटीन चाहिए। कौन सा प्रोटीन चाहिए, हिपैरिन प्रोटीन चाहिए। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए, ग्लोबिन प्रोटीन चाहिए, कौन सा, ग्लोबिन प्रोटीन चाहिए। और सब कहाँ बनते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन, ग्लोबिन, सब कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ये सारे कहाँ बनेंगे, आपके लीवर में प्रोड्यूस होंगे तीनों प्रोटीन्स। वैसे तो बहुत प्रोटीन बनते हैं, लेकिन जो मेन ब्लड वाले हैं ये सभी कहाँ बनेंगे, हमारे लीवर में बनेंगे। तो इसी से क्या होता है, बॉडी संरचनात्मक जो अनुकूलन का मतलब क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को एडजस्ट कर लेती हैं। जैसे ठंडी आएगा तो हम ठंडी जैसा अनुकूलित कर लेंगे, 4-6 दिन सर्दी जुकाम पकड़ेगा फिर मैनेज हो जाएगा। फिर ठंडी से गर्मी आएगा फिर वही हाल होगा। जिसकी इम्यूनिटी अच्छा हो तो काम चलाता रहेगा भाई, बीमार नहीं होगा। जिसकी इम्यूनिटी अच्छा नहीं है वो 10-5 दिन के लिए बीमार हो जाएगा। होता है सर मौसम बदलते वक्त। तो मौसम बदलते वक्त आपको एक चीज़ का केयर करना है कि आप उसी मौसम का फल खाइए, सब्जी खाइए, एडवांस वाले में मत जाइए कि मटर नहीं आ रही है तो स्टोर वाली मटर लेके खा लेते हैं, गोभी नहीं आ रहा है तो कीड़ा वाला गोभी लेके खा लें। कम से कम कोशिश करिए जो सीजन में आए उस पर काम चलाइए, समझ नहीं। एडवांस मत आइए कि दवाई वाली चीज़ खाते रहिए, जो किसान एकदम दवा से तैयार करके दे रहा है आपको, उससे बचिए। सीजनल चीज़ खाएंगे तो प्रॉब्लम कम आएगी आपको, ठीक। नेक्स्ट रक्षात्मक अनुकूलन।
अगर नाम से ही पता चल रहा है भाई रक्षा कौन करेगा, हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो सिक्योरिटी किसकी होनी, हाँ। तीसरा टाइप का अनुकूलन क्या है, रक्षात्मक, सिक्योरिटी गार्डनेस ना। तो बॉडी की सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए सबसे ज़्यादा, तो भाई हमारे भी शत्रु हैं, चींटी के भी शत्रु हैं, प्रोटोजोआ के भी शत्रु हैं। जैसे हम लोग प्रोटोजोआ के शत्रु हैं ना, प्लाज्मोडियम तो चाहता है कि हम पूरे मानव को मलेरिया फैला दें, डेंगू वायरस चाहता है पूरे मानव बीमार रहें, और डॉक्टर भी चाहता है कि सब लोग बीमार रहें। जब सब बीमार रहेंगे तभी तो दवाई लेने जाएंगे, सब स्वस्थ रहेंगे तो कौन डॉक्टर की दवाई लेने जाएंगे। लेकिन हम उसके प्रेडेटर्स हैं, हम नहीं भाई हमारे डेंगू हो गया ठीक है, हम दवाई कराएंगे दूसरे पर्सन को ना होने पाए, हमको मलेरिया है ठीक है, लेकिन हम दूसरे लोगों को नहीं होने देंगे। हमको जिंजीविलिस का प्रॉब्लम है, पायरिया है, लेकिन हम सावधानी बरतेंगे कि हम साफ़ सफाई का केयर करें और दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना रहें, जैसे उसको भी मलेरिया हो, पायरिया की बीमारी पकड़ लेगी। तो हम साफ़ सफाई रखेंगे तो अगला पर्सन सेफ हो जाएगा। पता चला हम तो चाहेंगे चलो हमारे दांत खराब है, इन्हें खराब हो जाए, हमारे साथी हम मोटरसाइकिल से चले डॉक्टर के यहाँ दवाई ले, हाँ ग्रुप बनाते, तो वो नहीं करना है। सैनिटेशन का विशेष केयर करिए तो आप लोग उससे बचेंगे। और मलेरिया डेंगू का आप ही जानते हैं कि मच्छर आपको टच न करने पाए किसी तरीके से, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो मच्छर का तो मक्खी, जैसे मक्खी होती है गाँव में, मक्खी आने वाली है मतलब जाने वाली है, हाँ ठंड, वो एटमॉस्फेयर को एडजस्ट नहीं कर पाती ना, नहीं सब छुप जाएंगे कपड़े में और जगह ऐसे जाके मिट्टियों घोर में, वो मतलब हाँ वो क्या खाना है, वो सब अपना इतना खा लेते हैं, हमारे तरीके रोज रोज नहीं खाने वाले। हाँ दिखता है बट अच्छा दिखता है, उनको दिखने में प्रॉब्लम नहीं है, हमसे ज़्यादा आपसे देखते हैं। हम तो एक चीज़ को एक मोबाइल में पे देखते हैं, वो 4000 देखते हैं। उनकी बॉडी की, उनकी आँख के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो 2000 से लेकर 4000 एक ही चीज़ों का प्रतिबिंब उनकी आँख पर बनता है। हमारे पर तो एक ही प्रतिबिंब बनेगा एक चीज़ का, लेकिन उनमें 2000 से 4000 का मतलब आर्थ्रोपोडा संख्या जीव में फिगर बनता है। इसीलिए मच्छी को ऐसे हाथ लगाएंगे फक्स उड़ जाएगी, मच्छर को हाथ लगाए उड़ जाएगी, चाहे पीछे से लगाएं चाहे आगे से लगाएं, वो चारों तरफ से मुँह करती रहती है। समझ रहे नहीं भाई, किसी चीज़ का फिगर अगर 4000 बन जाए, पता चला एक डंडी लगाओ तो 4000 चींटी को डंडी दिखती है, तो वो तो तुरंत ही मुँह कर जाती है ना। तो हमारे शत्रु, जैसे हम किसी के शत्रु हैं, हमारे पास भी शत्रु हैं। जंगल में जाएंगे तो हमको शेर बाघ चीता से डर है, गांव में रहेंगे तो हमारे घर वालों से भी शत्रु, मानव का भी शत्रु होता है। सजातीय एक संघर्ष है, एक विजातीय संघर्ष है। तो पहले तो अपने घर से निकल के समस्या है, घर से निकलना ही प्रॉब्लम है। घर से निकल गए तो बगल वाला आपका इंटरफियर कर रहा है, चलिए भाई बगल से निकल गए, अब रास्ते में जा रहे हैं, कोनो गाड़ी में लड़ा दिया तो क्या करेंगे मान लीजिए जा रहे हैं बड़ा सिक्योरिटी से, पीछे ट्रक वाला आपको आगे धक्का दे देगा तो क्या कर पाएंगे, उसमें कुछ कर सकते हैं। इसलिए गाड़ी में देखो एक बाइक कांच भी लगाए रहते हैं, भाई पीछे भी देखते रहो, सिक्योरिटी के लिए आप पे लगा हुआ है ना। और जंगलों में रात को मत जाओ, जो सिक्योरिटी है, जैसे कि कुछ जंगल आपके उसमें, ये मध्य प्रदेश के जंगल है और गुजरात वाला जंगल है, और उधर आसाम कर्नाटका के बड़े बड़े जंगल इंडिया में ही पाए जाते हैं कि जहाँ रात में 8-9 बजे के बाद जाना वर्जित रखा गया है, अब जाएंगे नहीं, रोक दिया जाता है वहाँ पर रात में। अपनी बॉडी को सिक्योर करो, सुरक्षित स्थान पर ले ना। किसी जीव या जंतु को गर्मी भाई अनुकूलन है ना उनके लिए, जैसे हमारी ठंडी में ज़्यादा खाते हैं, गर्मी में कम खाते हैं। नहीं गर्मी में भाई उनको अपना बहुत काम है। देखो गर्मी में क्या है, उसको अंडे देना है, प्रेगनेंसी करना है, और फिर बच्चे तैयार होंगे, उसके उतना पोषण चाहिए ना उसको। सोने में कौन सी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, जैसे हम लोग सोते हैं तो क्या खाते रहते हैं, तो वो समझिए सुप्तावस्था में है, उसमें उस समय आराम से बस सांस आना जाना है, और अनुकूलन मौसम आया निकल के बाहर आ जाएंगे खाने पीने के लिए। जब सुप्ता, जैसे सर्प होता है, जैसे मेढक होता है, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कोल्ड हाइबरनेशन एंड हाँ सुप्तावस्था जिसको बोलते हैं, हॉट हाइबरनेशन, ठीक है। उस समय क्या करेंगे, वो मेढक
अपना जमीन के अंदर सोते रहते हैं। सर सिर्फ कछुए भी सोते हैं। कौन? कछुए। केचुए जो पतले वाले हैं हाँ। वो भी अंदर जमीन के अंदर चले जाते हैं रेस्ट की अवस्था में। धूप लगेगा सिकुड़ जाएंगे केचुए। अभी का जो धूप है पता चला जो अभी धूप बढ़िया तेज हो रहा था उसमें केचुआ को बाहर रख दिया 2 मिनट में सिकुड़ के गायब हो जाएगा। हाँ, उनकी बॉडी को म्यूकस बॉडी है ना, उनकी म्यूकस बॉडी का सूखा नहीं, रेस्पिरेशन प्रोसेस उसी से होना है ना, बॉडी से। जैसे मेढक का श्वसन अंग क्या है, उसकी त्वचा भी सांस लेने में हेल्प करती है, उसकी नाक भी होती है मेढक की। मेढक के पास नाक भी होती है, उसकी त्वचा भी होती है, उसकी फैट बॉडी होती है, तो मेढक कई अंगों से अपना सांस ले सकता है। हाँ, मेढक माने जैसे हम तो त्वचा सांस नहीं लेते हैं लेकिन वो लेता है। जब वो सोता रहता है तो नाक अपने फेफड़ों का यूज नहीं करता है, वो अपने स्किन का यूज करता है, कम ऑक्सीजन यूज होती है। उसकी बॉडी में फैट बॉडी पाया जाता है। फैट बॉडी में एनर्जी क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है। फैट बॉडी उसकी किडनी पे पाया जाता है, जो ऊर्जा खूब खाता है। मेढक जब बरसात में देखो बहुत मेढक निकलते हैं, कीड़े मकोड़े भी खूब हैं, खूब वही खाता पीता रहता है और ऊर्जा को स्टोर करे रखता है। जाएगा कि भाई जाना है सोने, वहाँ खाना पीना मिलेगा नहीं तो लेकर तैयारी करके रखता है। फिर मार्च में निकलेगा, वही खाना पीना खा के फिर सोने चले जाएंगे। तो इनके पास भी क्षमता है। हम लोग तो पता चला 5 दिन का कैपेसिटी नहीं है, भैया स्टोर कर लें अपने भोजन। बहुत करेंगे 10-15 दिन, 1 महीना कर 15 दिन तो कर सकते हैं, मरते जीते उठ बैठ नहीं पाएंगे। हाँ, ऊँट भी स्टोर करता है फैट, उसके जो कुबड़ होता है पानी को स्टोर करता है, वो फैट ही है एक प्रकार से, वो भी डिजनरेट होकर उसको एनर्जी प्रोड्यूस करा सकता है। हमारे लोगों के अंदर क्या है कि हम लोग बहुत कम एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं, लंबा हाइबरनेशन नहीं लेते हैं, बिकॉज हमारे पास ये माइंड है कि चाहे जौन सा मौसम आएगा हम सर्वाइव कर लेंगे। ठंडी आएगा तो भाई अपना रजाई वजाई बनवा लेंगे, गर्मी आएगा तो कूलर पंखा लगा लेंगे जो है, तो हमारे लिए तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। हमारे पास तो ये कैपेसिटी गॉड ने दिया है कि हम मौसम को एडजस्टेबल करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ रक्षात्मक अनुकूलन माने कि अपने शत्रु से कैसे आप सुरक्षा करेंगे। उसके लिए अगर शत्रु से सुरक्षा करनी है तो सबसे पहले आपकी आई साइट बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपके देखने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अपने लोगों से सुरक्षित रह पाए। पता चला आप जा रहे हैं पीछे से एक राइफल लेके आ रहा है, आपको मार देगा तो क्या करेंगे। इसलिए आपका नज़र अच्छी होनी चाहिए। मेढक का नज़र देखिए बड़ा तेज होता है, उसकी आँख ऊपर रखी है। मक्खियों की आँख भी घुमावदार होती है ना, चींटियों की आँख जो जीव होते हैं, हिरन का देखते हैं, हिरन का आँख बॉडी के साइज में, जंतु की बॉडी के साइज में सबसे बड़ी आँख किसकी पाई जाती है, हिरन की आँख पाई जाती है। और क्वालिटी में भी भाई उसका ज़्यादा ब्यूटीनेस माना जाता है। सारे जंतुओं की आँख में सबसे सुंदर आँख किसकी है, हिरन की आँख मानी जाती है, बड़ा होता है उसका। उसका रीजन क्या है, उसके शत्रु भी जंगल में बहुत है, घुमा के चारों तरफ मैनेज किया रहता है। इधर देखते हैं कभी जब चाहेगा अपना सिर घुमा के इधर उधर देखता रहता है, हर समय वो स्टेबल नहीं बैठा रहता कि निद्रा में खोया हुआ है, वो हर समय चौकन्ना रहता है। उसको पता है कि इस जंगल में भी हमारे बड़े एनिमी हैं, इसलिए अपनी बॉडी को देखने की कैपेसिटी उसकी बहुत एडवांस रहती है। किसी जीव या जंतु को इसके प्राकृतिक शत्रुओं से प्राकृतिक से रक्षा करने वाले शारीरिक रूपांतरणों को किसी जीव जंतु को उसके प्राकृतिक शत्रुओं से रक्षा करने वाले शारीरिक रूपांतरणों को रक्षात्मक अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए बॉडी में क्या चेंज होना चाहिए, पहले तो उसकी दृष्टि अच्छी, दृष्टि अनुकूलन नंबर 1।
दृष्टि, अनुकूलन। नंबर 2 अनुहरण, ये अच्छी बात है, इसको अलग रखते हैं, इसका हेडिंग भी। अनुहरण का मतलब समझते हैं? जैसे अनुहरण का मतलब क्या होता है कि हाँ, वो जीव जो होता है अपने आवाज़ को, अपने स्किन के कलर को, अपनी साइज को परिवर्तन कर, जैसे गिरगिट सबसे ज़्यादा अच्छा है ना, वो क्या करता है अपने वातावरण के अनुसार अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है। मिमिक्री करना, एक कहानी आता है उसमें कि किसी दूसरे की आवाज़ बना के बोलना। जैसे कुछ लोग होते हैं बिल्ली जैसा बोल लेते हैं, कुछ मेढको जैसा बोल लेते हैं, कुछ कुत्ते जैसा बोल लेते हैं, आदमी भी ऐसे करता है। और एक आदमी दूसरे आदमी का, कभी देखो मोबाइल पे आता है कार्टून, पता चला कि सलमान खान वाली आवाज़ को निकाल देगा, राजकुमार का निकाल देगा, अमिताभ बच्चन का निकाल देगा, अखिलेश यादव का भी निकाल देगा, ऐसे भी लोग आते हैं। तो पता चला कि भाई अगर बीच में खड़ा है और अखिलेश यादव वाली भाषा बोलने लगे, लोग बोलेंगे यार कहाँ आ गए अखिलेश यादव, या नरेंद्र मोदी की भाषा बोलने लगेगा, सोचे भाई प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ गए, देखेंगे पता चला यार प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये तो थोड़ा सा मिमिक्री करने वाला आदमी है। तो उस तरीके के भी लोग पाए जाते हैं। इसका एक लाइन है, किसी जंतु द्वारा किसी अन्य जंतु, वो प्रैक्टिस करते हैं सब काम का, समझ रहे हैं ना? किसी जंतु द्वारा किसी अन्य जंतु, किसी अन्य जंतु एवं पौधों या एग्जाम के लिए बेस से अच्छा वर्ड है, या मिमिक्री जिसको बोलते हैं मिमिक्री ना, MIMICRY कहते हैं। अनुहरण या मिमिक्री कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही करते, वो पढ़ाएंगे नहीं। सर पहला दृष्टि में और दूसरा इसको अदृष्टि बोलते हैं कि अनुहरण, अदृष्टि नहीं होगा? नहीं अदृष्टि क्यों होगा?